Welcome to We Learn Networks. This is subject Computer Organization and Assembly Language Programming. Today we will cover the chapter Reduced Instruction Set Computer Architecture within the session number 13. The topic that we will cover are Introduction to RISC, Importance of RISC processors, Reasons for increased complexity, high-level language program characteristics, RISC architecture, the use of large register file, comment on RISC pipelining. Introduction to RISC. The aim of computer architects is to design computers which are cheaper and more powerful than their processors. A cheaper computer has low hardware manufacturing cost, low cost for programming scalable/portable architecture that require low cost for debugging the initial hardware and subsequent programs. जो एम होता है किसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो ये होता है कि हम एक पावरफुल और चीपर प्रोसेसर बना सके किसी कंप्यूटर के लिए। और ये जो चीपर कंप्यूटर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी वो ये होती है कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग होती है वो भी कम होती है, जिससे कि हम स्केलेबल या फिर पोर्टेबल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं जो लो कॉस्ट रिक्वायर करते हैं, ताकि जो डीबगिंग है इनिशियल हार्डवेयर और सब्सीक्वेंट प्रोग्राम्स की वो भी लो हो। जो इम्पोर्टेंस है रिस्क प्रोसेसर्स की, जो इम्पोर्टेंस है वो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज अ रिलेटिवली लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी रिस्क के आर्किटेक्चर होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। One advantage of reduced instruction set is that RISC can execute the instructions very fast because these are so simple. जो एडवांटेज है रिस्क आर्किटेक्चर की या इंस्ट्रक्शन सेट की वो ये होती है कि ये बहुत ही फास्ट होती हैं, क्योंकि इनकी जो सिंप्लिसिटी होती है वही इनका मेन एडवांटेज होती है। अनदर जो एडवांटेज है इसकी इज़ दैट RISC chips require fewer gates and hence transistors, which makes them cheaper to design and produce. जो RISC का आर्किटेक्चर होता है वो इतना सिंपल होता है कि हमें उसमें फ्यूअर गेट्स चाहिए होता है, मींस जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और इससे जो डिज़ाइन की या फिर उसके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी घट जाती है। An instruction of RISC machine can be executed in one cycle. जो रिस्क की इंस्ट्रक्शन होती है हम उसे एक साइकिल में एग्जीक्यूट करते हैं। एज देयर एग्जिस्ट एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, क्योंकि हमारी जो रिस्क आर्किटेक्चर होता है वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन भी यूज़ करता है। दिस में एनहेंस द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। और ये जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है ये स्पीड भी बढ़ा देती है किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की। इन एडिशन द कंट्रोल यूनिट ऑफ रिस्क प्रोसेसर इज सिंपल एंड स्मॉलर। जो रिस्क का कंट्रोल यूनिट है, रिस्क प्रोसेसर का जो कंट्रोल यूनिट है वो भी हमारा छोटा और सिंपल होता है। सो मच सो दैट इट एक्वायर्स ओनली 6% ऑफ स्पेस फॉर अ प्रोसेसर इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स इन विच द कंट्रोल यूनिट ऑक्यूपाइज अबाउट 50% ऑफ द स्पेस। जो हमारा ये जो रिस्क का कंट्रोल यूनिट है वो सिर्फ मेमोरी में 6% का स्पेस घेरता है किसी प्रोसेसर में, जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स हैं वो तकरीबन 50% ऑफ स्पेस कवर कर लेते हैं ओनली फॉर द कंट्रोल यूनिट। दिस सेव्स स्पेस, लीव्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर डेवलपिंग अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स। और ये जो चीज़ है ये कंट्रोल यूनिट की छोड़ी हुई जगह जो है इसको हम बहुत सारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस फर्दर एनहेंसेस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ रिस्क प्रोसेसर। और ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस कर देता है रिस्क प्रोसेसर के। इट ऑल्सो नेसेसिटेट्स दैट द मेमोरी टू द रजिस्टर लोड एंड स्टोर आर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। और ये जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का खेल जो है वो ये है कि जो हमारा मेमोरी से रजिस्टर का जो ट्रांसफ़र है लोड और स्टोर
की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी और इंस्ट्रक्शन सेट से। रीजंस फॉर इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, जो रीजंस हैं जो इन कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करती हैं वो ये हैं: स्पीड ऑफ मेमोरी वर्सेस स्पीड ऑफ कंप्यूट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारी स्पीड है मेमोरी की उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं स्पीड ऑफ सीपीयू से। द मेन मेमोरी इज़ सपोर्टेड विथ कैशे टेक्नोलॉजी, जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो कैशे टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड होती है। कैशे मेमोरीज हैव रिड्यूस्ड द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड द मेमोरी स्पीड एंड देयरफॉर एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन थ्रू अ सब रूटीन स्टेप में नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट। जो हमारी जो कैशे की इंटरफेरेंस हुई है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, इसने जो टाइम गैप है या फिर जो स्पीड है मेमोरी की वो इंक्रीज़ कर दी है, और जो एग्जीक्यूशन का टाइम है किसी सब रूटीन स्टेप से वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रह गया है अब जब हमने कैशे टेक्नोलॉजी को इसके अंदर यूज़ किया है। लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है जहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को ऐड करवा रहे हैं, ए और बी को ऐड करवा रहे हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के टाइप्स हैं। रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स and the registers being used for exponents are E1, E2 and E0 for output. For Mantissa M1, M2 and M0 for output। जो हमारे E0 और M0 हैं वो आउटपुट रजिस्टर्स हैं, और जो M1, M2, E1, E2 हैं हमारे इनपुट रजिस्टर्स है। E1, E2 फॉर एक्सपोनेंट और M1, M2 फॉर Mantissa, ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ऑपरेशन के लिए है। जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करी जाती है या फिर जो एल्गोरिथम है किसी फ्लोटिंग पॉइंट के एडिशन के लिए वो होता है: लोड द एक्सपोनेंट ऑफ ए इन E1। हम एक्सपोनेंट को लोड कर देंगे a इंटू E1 में, E1 का जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो a में लोड कर देंगे। लोड द Mantissa ऑफ a इन M1, जो हमारा a का Mantissa का है a है उसे हम M1 में लोड कर देंगे। लोड द एक्सपोनेंट ऑफ b इन E2, जो हमारे एक्सपोनेंट वैल्यू है b की उसे E2 में, और जो Mantissa की वैल्यू है b की उसे M2 में। कंपेयर करवाएंगे E1 और E2 को। अगर E1 और E2 इक्वल हैं तो जो हमारा Mantissa का आउटपुट है वो सिंपल एडिशन होगा, मींस M1 प्लस M2 टेंड्स टू M0, और जो हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो चेंज होगी, E1 टेंड्स टू E0। नॉर्मलाइज करेंगे हम M0 को एंड एडजस्ट करेंगे E0 को। कैसे? रिजल्ट विल बी कंटेन्ड इन M0 एंड E1। अगर हमारा E1 E2 के इक्वल नहीं है या फिर तो दूसरी कंडीशन लगेगी, वो ये कंडीशन है कि अगर E1 छोटा है E2 से तब हम उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे E2 माइनस E1 से। शिफ्ट राइट M1 बाय डिफरेंस, हम M1 को एक राइट शिफ्ट कर देंगे डिफरेंस से। M0 टेंड्स टू M1 प्लस M2, जो M2 और M1 की वैल्यू है उसको प्लस करके M0 में डालेंगे, और जो E2 की वैल्यू है उसे E0 में डालेंगे। नॉर्मलाइज करेंगे M0 एंड एडजस्ट करेंगे E0 को। रिजल्ट इज कंटेन्ड इन M0 एंड E0। एल्स अगर हमारा E2 बड़ा है E1 से, सो द डिफाइंड द डिफरेंस इक्वल्स E1 माइनस E2, तब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे E1 माइनस E2 के लिए। हम शिफ्ट कर देंगे राइट M2 को राइट शिफ्ट कर देंगे विद द डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस आया उससे हम ऐड करेंगे M1 प्लस M2 को, और टेंड करेगा वो, और जो रिज़ल्ट होगा उसका वो स्टोर होगा M0 में, और E1 की वैल्यू जाएगी E0 में। नॉर्मलाइज M0 एंड एडजस्ट E1 इंटू E0। Result is contained in M0 and E0. Store the above result in register A. Check overflow underflow if any. अगर कोई overflow या underflow हो रहा है उसके लिए प्रोग्रामिंग अलग से की जाएगी। If all these steps are coded as one machine instruction, then this simple instruction will require many instruction execution cycle। अगर ये जो हमारे स्टेप्स हैं वो बहुत सारी मशीन इंस्ट्रक्शंस में बनाए जाते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए जो हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो सिंपली एक मशीन इंस्ट्रक्शन सेट लेता है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि हमारा एडएफ जो हमारा फ्लोटिंग का एडिशन है, ए और बी हमारी जो वैल्यूज़ हैं जिनको हमें प्लस करना है। ये हमारी एक
एडिशन की इंस्ट्रक्शन सेट है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ए एंड बी हमारे नंबर्स हैं, एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए, देन इट विल जस्ट बी अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन. Microcode and VLSI technology. Microprogrammed control allows the implementation of complex architecture, more cost effective than hardwired control, as the cost to expand an instruction set is very small. Only a few more micro instructions for the control store. जो हमारे microprogrammed control है, ये हमारे को अलाउ करता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बना सके बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में, रादर देन हम हार्डवायर्ड कंट्रोल को यूज़ करें जो एक्सपेंड करता है इंस्ट्रक्शन सेट को बहुत ही स्मॉल रेंज पे. It is considered that the control unit of a computer be constructed using two ways. हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है हम उनको दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. पहला कि क्रिएट माइक्रो प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस और बिल्ड सर्किट फॉर ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. जो पहला तरीका वो ये है कि हम माइक्रो प्रोग्राम क्रिएट करें जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा तरीका ये है कि हम सर्किट्स को बिल्ड करें हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए. Thus, it may be reasoned that moving subroutines like string editing, integer to floating point number conversion, and mathematical evolutions such as polynomial evolution to control unit microprogram is more cost effective. इसीलिए जो हमारे सबरूटीन्स के मूव करने का जो रीज़न है वो ये है कि ये बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होता है. कोड डेंसिटी एंड स्मॉलर फास्टर प्रोग्राम्स. द मेमोरी वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन द ओल्डर कंप्यूटर. जो हमारी मेमोरी होती थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी पुराने कंप्यूटर्स के लिए. दस देयर वॉज अ नीड ऑफ लेस मेमोरी यूटिलाइजेशन, दैट इज़ इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव टू हैव स्मॉलर कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स. तो इसीलिए जो मेमोरी यूटिलाइजेशन थी उसको भी हमें कम करके रखना पड़ता था, इसलिए जो हमारे स्मॉल प्रोग्राम्स भी थे ना वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थे. दस इट वॉज opinioned that the instruction set should be more complex so that programs are smaller. इसलिए जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट हैं उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स होना पड़ता था ताकि जो हमारा प्रोग्राम हो वो छोटा हो. However, increased complexity of instruction set has resulted in instruction set and addressing modes requiring more bits of represent to them. तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट की कॉम्प्लेक्सिटी थी उसने ये रिजल्ट किया कि एड्रेसिंग मोड्स को भी हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स असाइन करनी पड़ी. इसलिए कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ हमारे कोड के कॉम्पैक्शन के लिए. इट इज़ स्टेटेड दैट द कोड कॉम्पैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बट द कॉस्ट ऑफ 10% मोर मेमोरी इज़ ऑफन फार लेस देन द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग कोड बाय 10% आउट ऑफ द CPU आर्किटेक्चर इनोवेशन. लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम. हम इसे एक डायग्राम के थ्रू या फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं. अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है जो है ऐड CAB हैविंग 16 बिट एड्रेसेस एंड 8 बिट डेटा ऑपरेंड्स. हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है जो ऐड कर रही है 3 नंबर को, जिसका जो एड्रेस है वो 16 बिट का है और जो डेटा ऑपरेंड्स हैं वो 8 बिट के हैं. ऑल द ऑपरेंड्स आर डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस ऑपरेंड्स. हर जो ऑपरेंड है वो एक डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस ऑपरेंड है. मींस जो उसका एड्रेस है वो हमें डायरेक्ट मेमोरी में मिल जाएगा, या जो वैल्यू है हमारी वो डायरेक्ट मेमोरी में ही मिल जाएगी. द मशीन है 16 रजिस्टर्स. मशीन के पास में 16 रजिस्टर हैं. सो द साइज ऑफ रजिस्टर एड्रेस इज, और जो रजिस्टर एड्रेस का साइज हो गया वो हो गया 2⁴ इक्वल 16 इक्वल्स टू 4 बिट्स का. द मशीन यूजेज एन 8 बिट ऑपकोड. मशीन 8 बिट का ऑपकोड यूज़ कर रही है. ये हमारी अजम्पशंस थी. तो मेमोरी टू मेमोरी के लिए जो इंस्ट्रक्शन साइज़ हुआ वो 56 बिट्स हुआ. डेटा साइज़ के लिए हमारा जो डेटा साइज़ हुआ वो 24 बिट्स का हुआ, और जो टोटल मेमोरी लोड हुई वो हुई 80 बिट्स की. रजिस्टर से रजिस्टर के केस के लिए जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ये होगी, जो हमारी आई रजिस्टर है वो 104 बिट्स का हुआ, डेटा साइज़ हमारा 24 बिट्स का हुआ,
और जो हमारी मेमोरी लोड है वो हमारी 128 बिट्स की हुई। So, the expectation that a CISC will produce smaller programs may not be realized। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स हैं, अगर वो छोटे प्रोग्राम भी बनाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो हमारी ठीक से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स चाहिए होंगी किसी भी एक ऑपरेंड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सपोर्ट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। With the increasing use of more and high-level languages, manufacturers had provided more powerful instructions to support them। तो जो हमारी instructions हैं या फिर जो manufacturers हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा powerful instructions बनानी चालू करी ताकि उस high level language को support कर सकें। It was argued that the stronger instruction set would reduce the software crisis and would simplify the compilers। तो ये बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि जितना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन सेट हमारा होगा तो जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारे कंपाइलर्स भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सच अ मूवमेंट वॉज द डिज़ायर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और जो दूसरा रीज़न था इस चीज़ के लिए वो ये था कि हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। हाउएवर, even though the instructions that were closer to the high level language were implemented in complex instruction set computers, still it was hard to exploit these instructions since the compiler was needed to find those conditions that exactly fit those constructs। चाहे हमने बनाने की कोशिश करी ऐसा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो हाई लेवल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सके, बहुत ज़्यादा क्लोजली इम्प्लीमेंट कर सके, पर जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो एक्सप्लॉइट करती थी कि हमारे कंपाइलर को भी उन कंडीशंस के लिए एग्जैक्टली फिट होना पड़ेगा। अनदर मोटिवेशन फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट वॉज दैट कॉम्प्लेक्स HLL operations would execute more quickly as a single machine instruction। तो जो दूसरी मोटिवेशन थी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को बनाने के लिए वो ये थी कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी हमारी बहुत जल्दी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगी रादर देन अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की, वो ये थी A high level language system can implement mostly by hardware or mostly by software, provided the system hides any lower level details from the programmer। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज सिस्टम्स थे वो इम्प्लीमेंट करते थे या तो हार्डवेयर को, मोस्टली हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंटेड होते थे या फिर मोस्टली सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंटेड होते थे कि, और ये जो प्रोवाइडेड होता था कि ये जो है ना, ये जो डिटेल्स हैं वो हमारी सिस्टम से, प्रोग्रामर से हाइड रहें। Thus, a cost-effective system can be built by deciding what pieces of system should be in hardware and what pieces in software। तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि किस चीज़ को हम हार्डवेयर में रखें और किस पीस को हम सॉफ्टवेयर में रखें। ये जो टेबल शो हो रही है वो ये बताती है कि बेसिक फाइंडिंग्स अबाउट द प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिक फाइंडिंग्स क्या है किसी प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स की। वो होती है वेरिएबल की इंटीग्रल कांस्टेंट्स 15 to 25% यूज़ होते हैं, स्केलर वेरिएबल्स हमारे 50 to 60%, और जो हमारा एरे और स्ट्रक्चर है वो हमारे 20 to 30% यूज़ होते हैं। ऑपरेशंस के लिए सिंपल असाइनमेंट्स जो होते हैं, हमारे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेशंस जो होते हैं वो 35 to 45% यूज़ होते हैं। लूपिंग हमारी 2 to 6% यूज़ होती है। प्रोसीजर कॉल हमारे 10 to 15% यूज़ होते हैं। इफ़ कंडीशन हमारी 35 to 45% यूज़ होती है। गो टू हमारी कभी कभार ही यूज़ होती है, और बाकी जो ऑपरेशंस बचे वो 1 to 5% ही यूज़ होते हैं। प्रोसीजर कॉल मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस होते थे। फैक्ट्स, most of the procedures are called with fewer than 6 arguments. Most of these have fewer than 6 local variables. The origin of risk. In the 1980s, a new philosophy evolved having optimizing compilers that could be used to compile normal programming languages.
down to instructions that were as simple as equivalent micro operations in a large virtual address space. 1980s में क्या हुआ था, एक नई फिलॉसफी इवॉल्व हुई थी जो कि कंपाइलर को ऑप्टिमाइज करने के लिए थी, डेट कुड हैव यूज टू कंपाइल नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज़ हुई थी ताकि एक इंस्ट्रक्शन सेट बना सके जो कि इतना इतना सिंपल होता था जैसे कि हमारी एक माइक्रो ऑपरेशन किसी लार्ज वर्चुअल एड्रेस स्पेस के लिए. दिस मेड द इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम एज फास्ट एज द टेक्नोलॉजी वुड परमिट. और इंस्ट्रक्शन साइकिल ने इसे इतना सिंपल, इतना फास्ट बना दिया कि हर कोई टेक्नोलॉजी से परमिट कर सकती थी. These machines should have simple instructions such that it can harness the potential of simple instruction execution in one cycle. और ये जो machines थी ये simple instructions की होती थी जो जैसे कि, और ये harness कर सकती थी किसी भी simple instruction के execution को potentially. Thus having reduced instruction set, इसलिए हमारे पास में एक reduced instruction set होता था, hence the reduced instruction set computers. Next topic is RISC architecture. Let us first line some important considerations of RISC architecture. RISC architecture के कुछ important considerations थे, वो थे: The RISC function are kept simple unless there is a very good reason to do otherwise. RISC function को इतना simple रखा जाता था क्योंकि हमारे पास में एक अच्छा रीज़न था इसको करने के लिए. A new operation that increase execution time of instruction by 10% can be added only if it is reduced the size of code by at least 10%. हम एक नए ऑपरेशन को के एग्जीक्यूशन टाइम को इतना इंक्रीज करते थे, बाय 10% इंक्रीज करते थे, तभी जब वो हमारे प्रोग्राम के कोड को 10% से रिड्यूस कर सकता था. Micro instructions stored in the control unit cannot be faster than simple instruction. जो हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती थी कंट्रोल यूनिट में, वो किसी इंस्ट्रक्शन से फास्ट नहीं हो सकती थी. एज द कैशे इज बिल्ड फ्रॉम द सेम टेक्नोलॉजी एज राइटेबल कंट्रोल यूनिट स्टोर, a simple instruction may be executed at the same speed as that of a micro instruction. क्योंकि जो हमारा जो राइटेबल कंट्रोल यूनिट था वो उसी टेक्नोलॉजी का बना होता था जिसकी कैशे बनी होती है, तो जो हमारी सिंपल इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती हैं सेम स्पीड पे, वो भी है ना एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का टाइम लेती थी. माइक्रो कोड इज़ नॉट अ मैजिक. मूविंग सॉफ्टवेयर्स इनटू माइक्रो कोड डज नॉट मेक इट बेटर. तो हम जो सॉफ्टवेयर्स को माइक्रो कोड में मूव कर देते थे वो भी कोई अच्छा तरीका नहीं था. इट जस्ट मेक इट हार्डर टू चेंज, और ये हार्डर बना देता था इसको चेंज करने के लिए. द रन टाइम लाइब्रेरी ऑफ रिस्क हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस इन माइक्रो कोड. ये जो हमारी रन टाइम लाइब्रेरी थी रिस्क की, उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस थे माइक्रो कोड के लिए, एक्सेप्ट दैट इट इज़ ईजियर टू चेंज. पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे सिंपली वे में. सिंपल डिकोडिंग एंड पाइपलाइन एग्जीक्यूशन आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोग्राम साइज. जो हमारी सिंपल डिकोडिंग और पाइपलाइन एग्जीक्यूशन थी वो हमारी प्रोग्राम साइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. पाइपलाइन एग्जीक्यूशन गिव अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ वन इंस्ट्रक्शन एवरी स्टेप. जो हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन थी वो पीक परफॉर्मेंस देती थी किसी इंस्ट्रक्शन के लिए हर स्टेप पे. द लॉन्गेस्ट स्टेप डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस रेट ऑफ पाइपलाइन मशीन. जो लॉन्गेस्ट स्टेप होता था वो परफॉर्मेंस रेट डिफाइन करता था पाइपलाइन मशीन की. द कंपाइलर शुड सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन रादर देन जनरेट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. जो हमारा कंपाइलर था उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए किसी इंस्ट्रक्शन को, ना कि एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जनरेट करे. द रिस्क वर डिज़ाइंड हैविंग द फॉलोइंग. जो हमारा रिस्क होता है वो ये चीज़ें यूज़ करता है डिज़ाइनिंग के लिए. पहली चीज़ होती है वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल. अ मशीन साइकिल इज़ द टाइम टेकन टू फेच टू ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर, परफॉर्म द ALU ऑपरेशन ऑन देम एंड स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर. Thus RISC instruction execution takes about same time as the micro instruction on the CISC machine. इसीलिए जो हमारा जो RISC का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है वो उतना टाइम लेता है जहाँ पे जो एक CISC है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का टाइम लेता है.
रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेंड। रिस्क मशीन में द ऑपरेशन डेट एक्सेस मेमोरीज आर लोड एंड स्टोर। लोड एंड स्टोर ही हमारे मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। ऑल द अदर ऑपरेंट्स आर केप्ट इन रजिस्टर्स। बाकी जो रजिस्टर्स में होते थे उसमें हम ऑपरेंट स्टोर करते थे। दिस डिज़ाइन फीचर सिंप्लीफाइज द इंस्ट्रक्शन सेट एंड देयरफॉर सिंप्लीफाइज द कंट्रोल यूनिट। इस डिज़ाइन के फीचर ने क्या किया कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है वो सिंप्लीफाई हो गया और जो हमारी कंट्रोल यूनिट है वो भी सिंप्लीफाई हो गई। जो तीसरा पॉइंट है वो है सिंपल एड्रेसिंग मोड्स। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज द यूज ऑफ सिंपल एड्रेसिंग मोड। द रिस्क मशीन यूज सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग हैविंग डिस्प्लेसमेंट एंड पीसी रिलेटिव मोड्स। जो हमारा रिस्क मशीन है वो एक सिंपल एड्रेसिंग मोड यूज़ करता है जो कि होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो यूज़ होती है और प्रोग्राम काउंटर के रिलेटिव मोड्स यूज़ करते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो हमारे रिस्क का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो सिंपल होता है। जनरली ओनली वन ऑफ फ्यू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर यूज्ड। हमारे यहाँ पे रिस्क में सिर्फ एक या कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। सच अ डिज़ाइन हैज़ मैनी एडवांटेज। इस डिज़ाइन के बहुत ही एडवांटेजेस होते हैं। वो होते हैं कि इट सिंप्लीफाइज द कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट को सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा, सिंपल फैचिंग एज मेमोरी वर्ड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी फैच्ड। हमें सिंपल फैचिंग करनी पड़ती है क्योंकि हमें सिर्फ मेमोरी वर्ड्स को फैच करना पड़ता है जो कि इक्वल साइज के होते हैं। और जो तीसरा एडवांटेज होता है वो ये होता है इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अक्रॉस पेज बाउंड्रीज। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पेज बाउंड्रीज के में नहीं होती। Thus, RISC is potentially a very strong architecture. It has high performance potential and can support VLSI implementation. इसीलिए जो हमारी जो रिस्क है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है और ये हाई परफॉर्मेंस देता है और ये सपोर्ट कर सकता है हमारी VLSI इम्प्लीमेंटेशन को। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो होता है परफॉर्मेंस यूजिंग ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स, कि हम परफॉर्मेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज कंपाइलर्स के थ्रू। एज द इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल द कंपाइलर्स कैन बी डेवलप्ड फॉर एफिशिएंट कोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन सिंपल हुई हम डेवलप कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव कोड ऑर्गेनाइजेशन को जो मैक्सिमाइज करेगा हमारी रजिस्टर यूटिलाइजेशन को। दूसरा है हाई परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, कि हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं। वाइल मैपिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन इंस्ट्रक्शन द कंपाइलर फेवर्स रिलेटिवली सिंपल इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन होता है कंपाइलर का वो फेवर करता है कि हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। सिंपल इंस्ट्रक्शन सपोर्ट बेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। जो हमारी सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है वो बेटर पॉसिबिलिटीज़ देती हैं, सपोर्ट करती हैं ताकि हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को यूज़ कर सकें। VLSI इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। जो हमारी VLSI इम्प्लीमेंटेशन है किसी कंट्रोल यूनिट की वो एक मेजर पोटेंशियल बेनिफिट होता है रिस्क का। The VLSI technology has reduced the delay of transfer of information among CPU components that resulted in a microprocessor। जो हमारी VLSI टेक्नोलॉजी है उसने रिड्यूस कर दिया है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को बिटवीन CPU components and the microprocessor। Next topic is the usage of large registers। इन जनरल द रजिस्टर स्टोरेज इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड द कैश। जो हमारे रजिस्टर में अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो बहुत ही फास्ट होती है रादर देन मेमोरी, मेन मेमोरी और कैशे से। ऑल्सो द एड्रेसिंग यूजेज मच शॉर्टर एड्रेस देन द एड्रेसेस फॉर मेन मेमोरी एंड कैशे। और जो हमारे एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग होती है वो भी बहुत शॉर्ट एड्रेसेस यूज़ करती है मेन मेमोरी के और कैशे के एड्रेसेस से। However, the number of registers in a machine are less and as generally the same chip contains ALU and control unit. However, जो हमारे जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स होते हैं एक मशीन पे वो कम होते हैं और जो जनरली हमारी एक चिप होती है वो जो चिप होती है उसी पे हमारी ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों होती है।
Thus, a strategy is needed that will optimize the register use and thus allow the most frequently accessed operands to be kept in registers in order to minimize register memory operations. इसलिए हमें एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है ताकि हम रजिस्टर के यूज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकें और अलाउ कर सकें कि जो हमारे फ्रिक्वेंटली एक्सेस ऑपरेंट्स हैं उन्हें हम रजिस्टर में रखें ताकि जो हमारा मेमोरी रजिस्टर ऑपरेशंस हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें. Such optimization can be entrusted to an optimizing compiler. इसलिए जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन है, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे कंपाइलर को भी ऑप्टिमाइज करेंगे, जो कि विच रिक्वायर्स टेक्निक्स फॉर प्रोग्राम एनालिसिस, जिनको प्रोग्राम एनालिसिस की टेक्निक्स की ज़रूरत होती है. This is the diagram which is showing the use of 3 overlapped register windows. ये डायग्राम हमारा शो कर रहा है 3 overlapped registers की वैल्यूज़ को. रजिस्टर नंबर्स 0 to 9 ये यूज़ करे जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए, FA, FB एंड FC, फंक्शन A, फंक्शन B एंड फंक्शन C. जो हमारे रजिस्टर 10 to 83 हैं वो अनयूज्ड रहते हैं. जो हमारे 84 से 89 है, ये जो 6 रजिस्टर्स हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं यूज बाय पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन सी डेट मे बी पास टू नेक्स्ट कॉल. या फिर और जो फंक्शन सी है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन सी के. रजिस्टर्स नंबर 90 to 99 10 रजिस्टर यूज़ करते हैं ताकि जो ग्लोबल वेरिएबल हैं फंक्शन सी के वो यूज़ कर सके इसको. जो हमारे रजिस्टर हैं 100 to 105, ये जो 6 रजिस्टर्स हैं उन्हें हम वो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो फंक्शन बी से फंक्शन सी पे ट्रांसफ़र हो रही है. टेम्परेरी वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन सी आर ट्रांसफरिंग द वैल्यूज़ टू द पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन सी. जो हमारे रजिस्टर्स हैं 106 से 115 वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन बी के. जो हमारे रजिस्टर्स हैं 116 to 121 वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं डेट वर पास्ड फ्रॉम फंक्शन ए टू फंक्शन बी. जो हमारे रजिस्टर 122 से 131 तक होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं फंक्शन ए के लिए. और जो हमारे रजिस्टर होते हैं 132 to 138 वो हमारे पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन ए को. द विंडो कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी ये जो विंडो है वो कंसिस्ट होती है ग्लोबल रजिस्टर्स की, जैसा हमने पहले पढ़ा, विच आर शेयरेबल बाय ऑल फंक्शंस. पैरामीटर रजिस्टर्स की फॉर होल्डिंग पैरामीटर्स पास्ड फ्रॉम प्रीवियस फंक्शन टू द करंट फंक्शन. लोकल रजिस्टर्स की डेट होल्ड द लोकल वेरिएबल एज असाइंड बाय द कंपाइलर. और टेम्परेरी रजिस्टर्स की दे आर फिजिकली द सेम एज द पैरामीटर रजिस्टर्स एट द नेक्स्ट लेवल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज रजिस्टर फाइल एंड कैशे ऑर्गेनाइजेशन. इसका डायग्राम हमारा जो टेबल है वो बता रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज रजिस्टर फाइल एंड कैशे की. लार्ज रजिस्टर फाइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है ये: होल्ड लोकल वेरिएबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस, दिस सेव्स टाइम. ये लोकल वेरिएबल्स को होल्ड करती है हर फंक्शन के लिए, ये टाइम सेव करता है हमारे लिए. द वेरिएबल्स आर इंडिविजुअल. जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं. ग्लोबल वेरिएबल आर असाइंड बाय द कंपाइलर्स. जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो कंपाइलर असाइन करता है. सेव स्लैश रीस्टोर नीड ओनली आफ्टर द मैक्सिमम कॉल नेस्टिंग इज ओवर. सेव और रिस्टोर जो कमांड होती है हमारी वो तभी चाहिए होती है जब हमारी जो मैक्सिमम कॉल नेस्टिंग है वो ख़त्म हो जाती है. इट फॉलोज फास्टर रजिस्टर एड्रेसिंग. और जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हम यूज़ करते हैं वो बहुत फास्ट होता है. कैशे के लिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं: रिसेंटली यूज्ड लोकल वेरिएबल्स आर फेच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एनी फर्दर यूज़. जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं हम उन्हें मेन मेमोरी में से फैच करते हैं किसी फर्दर यूज़ के लिए. डायनेमिक यूज़ ऑप्टिमाइज़ करता है मेमोरी को. ये जो डायनेमिक मोड है मेमोरी से फैच करना लोकल वेरिएबल्स को, ये मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करता है. द ट्रांसफ़र फ्रॉम मेमोरी इज़ ब्लॉक वाइज. जो हमारा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से वो ब्लॉक वाइज होता है, मीन्स ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारे मेमोरी से ट्रांसफ़र होंगे. इट स्टोर
रिसेंटली यूज्ड वेरिएबल्स, ये स्टोर करके रखता है रिसेंटली यूज्ड वेरिएबल्स को. इट कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ फ्यूचर यूज़, और ये फ्यूचर यूज़ के लिए ट्रैक नहीं रख पाता. सेव स्लैश रीस्टोर बेस्ड ऑन कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. जो हमारा सेव और रीस्टोर है, रिस्टोर ऑपरेशंस हैं, ये कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होते हैं, और ये जो हमारा कैशे है वो मेमोरी एड्रेसिंग मोड यूज़ करता है. कमेंट्स ऑन रिस्क. CISC are provided better support for high-level languages as they include high-level language constructs such as case calls etc. अभी हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे रिस्क आर्किटेक्चर पे. बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिस्क आर्किटेक्चर के लिए, जिनमें से पहला था CISC प्रोवाइड बेटर सपोर्ट. जो हमारा CISC है वो बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे कि केस और कॉल की इंस्ट्रक्शंस. इसके लिए जो हमारा आंसर है वो है यस. CISC आर्किटेक्चर ट्राइज टू नैरो द गैप बिटवीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज. हाउएवर दिस सपोर्ट कम्स एट अ कॉस्ट. ये जो हमारे CISC का आर्किटेक्चर है, हाँ वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस लेके आया, पर जो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है. इनफैक्ट द सपोर्ट कैन बी मेजर्ड एज द इन्वर्स ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग HLL कंस्ट्रक्ट ऑन पर्टिकुलर मशीन. और जैसे जैसे ये जो असेंबली लैंग्वेज बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मैच करने के लिए हम बढ़ाते जाएंगे, तो जो हमारी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. जो दूसरा कमेंट आया था वो था इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू राइट अ कंपाइलर फॉर रिस्क देन अ CISC. एक रिस्क का कंपाइलर बनाने का जो तरीका है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रादर दैन CISC. द स्टडीज़ हैव शोन दैट इट इज़ नॉट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. ये इन रीजन्स की वजह से नहीं है. इफ़ एन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन मोर देन वन वे देन मोर केसेस मस्ट बी कंसिडर. अगर हमारी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का ही तरीके बहुत सारे हैं, तो जो बहुत सारे केसेस बनेंगे उनको भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. फॉर इट द कंपाइलर राइटर नीड टू बी बैलेंस द स्पीड ऑफ कंपाइलर टू गेट गुड कोड. तो इसलिए जो हमारा कंपाइलर राइटर है उसे बैलेंस करना पड़ेगा स्पीड ऑफ कंपाइलर की, ताकि एक अच्छा सा कोड लिख सके. इन CISC compilers need to analyze the potential use of all available instructions which is time consuming. पर जो हमारा CISC का कंपाइलर है उसे ये एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा. Thus it is recommended that there is at least one good way to do something. इसलिए कुछ एक हमारे पास में ये रिकमेंडेड है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक अच्छा तरीका तो होना चाहिए हमारे पास में, और हमें जो रिस्क है हमें बहुत सारी चॉइसेस देता है. रिस्क जो थर्ड जो कमेंट है वो ये है कि रिस्क इज़ टेलर्ड फॉर C लैंग्वेज एंड विल नॉट वर्क वेल फॉर अदर हाई लेवल लैंग्वेज. जो हमारा रिस्क है वो सिर्फ C लैंग्वेज के लिए टेलर किया गया है, पर वो बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ अच्छे से वर्क नहीं करेगा. पर जो स्टडीज़ बताती हैं but the studies of the other high level language found that the most frequently executed operations in other languages are also same as simple high level language construct found in C, for which risk has been optimized. Unless a high level language changes the paradigm of programming, we will get similar results. जो हमारा मीन्स स्टडी ये बताती हैं कि जो हमारी C लैंग्वेज है वो भी बाकी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ही है, इसीलिए अगर हम रिस्क को C लैंग्वेज के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वो बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी सही रहेगा. चौथा जो कमेंट है वो ये है कि द गुड परफॉर्मेंस इज ड्यू टू द ओवरलैप्ड रजिस्टर विंडो. द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. तो जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास में ओवरलैप्ड रजिस्टर विंडो है. रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. Certainly a major portion of speed is due to overlapped registers window of risk that provide support for function call. However, please note that this register window is possible due to reduction in control unit size from 50% to 60%. In addition, the control is simple in RISC than CISC, thus further helping the simple instruction to be execute faster. Certainly जो हमारा मेजर पोर्शन है ना रिस्क का, वो ओवरलैप विंडोज़ की वजह से ही हमें ज़्यादा स्पीड देता है.
पर जो हमारा जो विंडो का साइज़ है वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारी कंट्रोल साइज़ का रिडक्शन है वो 50 to 60% है। इन एडिशन जो हमारी कंट्रोल है किसी रिस्क में वो भी सिंपल है सिस से। रिस्क पाइपलाइनिंग, हम पाइपलाइनिंग करते हैं रिस्क में भी। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज ऑफन यूज टू एनहेंस परफॉर्मेंस। लेट अस कंसिडर दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर। In RISC architecture machines, most of the operations are register to register. Therefore, instructions can be executed in two phases. हमारी जो RISC machines में जो operations हैं वो register to register ही यूज़ होते हैं, तो हमारी जो instruction है वो दो phases में execute करी जा सकती है। पहली है F जो कि इंस्ट्रक्शन फैच के लिए यूज़ होती है और E इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए होती है ऑन द रजिस्टर ऑपरेंड, और जो हमारा रिजल्ट जो स्टोर होता है वो भी रजिस्टर में ही होता है। इन जनरल द मेमोरी एक्सेस इन रिस्क इज परफॉर्म थ्रू लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस। इस पर जो हमारे रिस्क में जो मेमोरी एक्सेस होता है वो लोड और स्टोर ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। इसलिए जो फॉलोइंग स्टेप्स हमें चाहिए वो ये होते हैं। फैच करने के लिए हमारे पास में इंस्ट्रक्शन फैच होती है पहले, फिर इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन होती है मेमोरी ऑपरेंड के लिए। मेमोरी टू रजिस्टर के लिए हमारे को डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है वो बता रहे सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक रिस्क में। हम एक मेमोरी को लोड कर रहे हैं रजिस्टर में। उसके लिए हमारे पास में जो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं FAD। हम लोड कर रहे हैं मेमोरी के रजिस्टर B को रजिस्टर B में, उसके लिए हमारे ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं FED। मीन्स जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सीक्वेंशियल वे में लगती जाएंगी। पर जो हमारा 2-वे पाइपलाइन टाइमिंग है वो दो काम एक साथ करता है। मीन्स अगर हमें मेमोरी A और मेमोरी B के कंटेंट को रजिस्टर A और B में स्टोर करवाना है तो पहले जो हमारा मेमोरी होगी, जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो तीनों फंक्शन पहले परफॉर्म करेगी। पर जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, हमारी जो वो है दूसरी वाला रजिस्टर है वो फैच करने लग जाएगा ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी B टू रजिस्टर RB। ये हमारी पाइपलाइनिंग हो जाती है। ऐसे ही जब हमारा ED फंक्शन चलेगा सेकेंड इंस्ट्रक्शन का, हमारी थर्ड इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड फैच किए जा सकते हैं। ऐसे ही हमारी ये जो पाइपलाइनिंग स्कीम है वो यूज़ होगी। तो ऊपर जो टोटल टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए वो लग रहा है 18 इंस्ट्रक्शंस के लिए, पर जो हमारा 2-वे पाइपलाइनिंग टाइम है वो टोटल टाइम ले रहा है 11 यूनिट्स का। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन पाइपलाइनिंग आर, जो प्रॉब्लम आती है पाइपलाइनिंग में वो ये होती हैं। वी आर एज्यूमिंग अ सिंगल पोर्ट मेमोरी, दस ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज अलाउड एट अ टाइम। जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो सिंगल पोर्ट है, इसलिए जो मेमोरी एक्सेस करने का टाइम है वो एक ही होता है। द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज़ एन अनकंडीशनल जंप। जो हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो एक अनकंडीशनल जंप होती है। प्लीज़ नोट दैट आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलिंग प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। हम पाइपलाइनिंग को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? रिस्क मशीन कैन एम्प्लॉय अ वेरी एफिशिएंट पाइपलाइन स्कीम बिकॉज ऑफ सिंपल एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी रिस्क मशीन्स होती हैं वो सिंपल और रेगुलर होने के कारण हमारी जो पाइपलाइनिंग है वो एफिशिएंटली यूज़ करी जा सकती हैं। वन ऑफ द कॉमन टेक्निक्स यूज टू अवॉइड ब्रांच पेनल्टी इज़ टू प्रीफेच द ब्रांच डेस्टिनेशन ऑल्सो। और जो कॉमन टेक्निक हम यूज़ करते हैं रिस्क आर्किटेक्चर में किसी ब्रांच पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए वो ये होती है कि हम ब्रांच की डेस्टिनेशन को पहले ही फैच करके अपने पास में रख ले। द इंस्ट्रक्शन if RD is greater than 0 then return may cause the pipeline to empty. The no operation instruction causes decision of the if instruction known, thus correct instruction can be fetched. जो हमारा no operation है instruction का वो हमें पहले ही एक correct instruction fetch करने में help करता है किसी if instruction के लिए। अगर हमारे पास में कोई if instruction आते है उसके लिए the branch is calculated before, thus the pipeline need not be emptied. अगर हमारी ब्रांच पहले से ही कैलकुलेट हो गई है तो हमें पाइपलाइन को एम्प्टी करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। इसे हम डिलेड ब्रांच कहते हैं।
जो बेसिक डिफरेंस है सिस्क और रिस्क के आर्किटेक्चर के बीच में वो ये है कि जो हमारा सिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, जहाँ पे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो 120 से 350 के बीच में होती है, पर जो हमारी रिस्क में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लेस देन 100 होती हैं। एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स, रिलेटिवली फ्यू एड्रेसिंग मोड्स, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट होता है, यहाँ पे फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम सिर्फ 32 बिट्स को यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट करती है ऑपरेंड को और रिसाइट करते हैं मेमोरी में। यहाँ पे रजिस्टर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और जो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ वही मेमोरी एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हमारी 1 to 20 डिपेंड वेरी करती हैं, पर जो हमारी नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है वो 1 ही होती है क्योंकि हम पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं। GPRS वैल्यूज़ फ्रॉम 8 to 32, और पर जो हमारी यहाँ पे GPRS वैल्यूज़ होती हैं वो लार्ज नंबर के लिए होती हैं। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होती है हमारी सिस्क में, पर जो हमारी रिस्क है वो हार्डवायर कंट्रोल यूज़ करती है। डू इट योरसेल्फ, what are the problems of RISC architecture, how these problems compensate such that there is no reduction in performance, list the reasons of increased complexity. This is our second question. Thank you for this session.